Hello students, good morning. Today continuing chapter number 12, that is electricity. And let me recall you all the past terms that we have learned up till now. We have seen regarding current, that is Q by T, the flow of charge in unit time, that is the rate of flow of charge, that is called current, I equal to Q by T. What is Q? Q here is the charge. What is the unit of charge? That is Coulomb. Q equal to Ne, our second formula. N means the number of electrons and E is the electron charge. What is the charge of an electron? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge. एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है. Then we have seen potential difference V. V equal to W by Q. What is V potential difference? The work done to move a unit positive charge from one point to another point, that is called as a potential difference. The unit of potential difference is volt, VOLT, उसको लिखते हैं कैपिटल V में उसकी यूनिट, जबकि I की जो ये यूनिट थी वो थी एम्पियर और लिखते थे कैपिटल A. ठीक है. Then we have seen in the last video Ohm's law. Very important, that law was current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across two ends, providing that the physical condition like temperature, pressure, all that condition, physical condition remains constant. So our formula for the Ohm's law is V equal to I into R. What is R? R is the resistance. Resistance. What is resistance? Resistance is the property of the conductor which obstruct the flow of charge and hence obstruct the current. एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसमें से करंट पास करता है, वो वायर की, वो कंडक्टर की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सबकी वो प्रॉपर्टी होती है, बट सब अलग अलग तरह से करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. तो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस. तो नाम से ही पता चलता है रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है. The unit of resistance is ohm, OHM, ohm. हमने देखा था ohms law, उसी के ऊपर से हमको ये यूनिट भी मिली हुई है. तो today we are going to see some important terms and one very important topic, factors affecting resistance के बारे में हम लोग देखेंगे और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले रजिस्टर. रजिस्टर एक डिवाइस है. अब रजिस्टर बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, ओवन, टोस्टर, एसी, हर एक चीज जो होती है किसी ना किसी तरह का रेजिस्टेंस जरूर से देती है. कोई भी चीज 110% या 100% फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट को अच्छे से 100% जाने नहीं देता. सबसे बेस्ट ऑफ का कंडक्टर है सिल्वर, चांदी सबसे बेस्ट है, उसके बाद कॉपर आता है. बट चांदी भी 100% करंट को अपने थ्रू पास नहीं करता, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो वहां से लॉस होता ही है. So let's see first of all resistor. The components in the electric circuit which offers resistance to the flow of electron constituting electric current is called resistance. Resistance क्या है? तो resistance ऐसे डिवाइसेस है, ऐसे कंपोनेंट होते हैं सर्किट में, जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, एसी हो गई, सारे डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, दैट ऑल पर्टिकुलर करंट को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टर. These are used to make those electrical devices where high resistance is required. It reduces current in the circuit. तो करंट को रिड्यूस करता है. तो कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं? तो एलॉय ऑफ निक्रोम, मैंगनीन, कॉन्सेंटाइन, बहुत सारे एग्जांपल है. तो कई तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, खास करके आयन जो होता है, आयन होता है, टोस्टर होता है, उसमें जो मेटल्स यूज होते हैं ना बच्चों, ये मेटल्स पर्टिकुलर एलॉय से बनाए जाते हैं. कल ही हमने निक्रोन देखा था ओम्स लॉ में. व्हाट इज निक्रोम? निक्रोन इज अ मिक्सचर ऑफ क्रोमियम, निकल, मैंगनीज एंड आयन. ये चार कंपोनेंट का मिक्सचर है. एंड एलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो करंट को ज्यादा रोकती है, यानी वो ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है. देन रियोस्टेट हमने देखा था, रियोस्टेट भी देखा था, रियोस्टेट का सिंबल भी देखा था. रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बच्चों ऐसा होता है. रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये क्रॉस करता हुआ या तो इस तरह से ऊपर से नीचे एरो आता हुआ, तो ये इसका सिंबल है. तो रियोस्टेट क्या होता है? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस. एक ही वायर में रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकता हो तो ऐसा रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं. इसकी प्रॉपर्टी है
टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर कम करने पे रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, वो भी हमने देखा था कल। नाउ व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? और डेफिनेशन है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैन्युअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। अब जो पंखा होता है उसको 1 2 3 4 नंबर पे अपने चलाते हैं, तो 1 2 3 4 नंबर जो है ना, वो अंदर का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जब हम स्लो स्पीड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम फ्लो होगा तो पंखा धीमे घूमेगा। और जब हम लोग पंखे को फास्ट नंबर पे करेंगे, यानी 4 5 नंबर पे करेंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, तो पंखा फास्ट घूमेगा। ठीक है, इस तरह से। गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं? अ मटेरियल विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। देखो 100% कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा, ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होता। बट गुड कंडक्टर्स आर देयर जो कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। A material which offers low resistance to the flow of electron or electric current in the electric circuit are called good conductors। तो एग्जाम्पल कौन से है? तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये ज्यादातर सारे के सारे जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं, मेटल्स ऑलमोस्ट। Among this, silver is the best conductor of electricity। आपको पूछ सकते हैं which is the best conductor of electricity? Your answer will be silver। पुअर कंडक्टर्स कौन होते हैं? तो पुअर कंडक्टर्स में द मटेरियल विच ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस, जो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं। देन कंडक्टर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर। तो जैसे मटेरियल जो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल मर्क्यूरी, देखो मर्क्यूरी एक मेटल है बट फिर भी वो बैड कंडक्टर है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में विच मेटल इज अ पुअर कंडक्टर? तो पुअर कंडक्टर में मर्क्यूरी आएगा, लीड आएगा, ये सब। मर्क्यूरी, लीड, स्टेनलेस स्टील, एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। तो एलॉय जो होती है ना, खास करके ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेटर, a material which offers very high resistance to the flow of electron or the electric current in the electric circuit। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो एग्जांपल क्या? तो रबर, रबर देखा ही होगा आपने, रबर, ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी, एंड प्लास्टिक, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इनके थ्रू करंट ऑलमोस्ट ना के बराबर पास होता है। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू देम। तो प्लास्टिक के थ्रू आप लोग वायर कनेक्ट करके देखो, वो पास नहीं करेगा। लकड़े के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करके देखो, वो पास नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट वाज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने देखे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, लेंथ। लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये पहली चीज हुई। रेजिस्टेंस जो है लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है, यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव यहाँ से यहाँ इतने ही गैप में करेंगे। अब अगर मैं एक और कंडक्टर लगा देता हूं, यानी इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ाने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ज्यादा हो जाएंगे और मॉलिक्यूल जो एटम्स है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। यानी करंट को पास करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा इसमें से पास करने के लिए उनको वक्त लगेगा। दैट मीन्स इफ द लेंथ इज इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट था अपना, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कैसे है? तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों इनवर्सली का उल्टा होता है, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका एग्जांपल देता हूं आपको। अगेन ये वायर है अपना, ठीक है, यहां से यहां पे ये एरिया हो गया, ये जो है ना वो एरिया हो गया इसका, ठीक है। अब ये एरिया इतना ही अपना वायर है, ठीक है।
यहां से जितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए वो जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सपोज मैं इसका एरिया अगर बढ़ा देता हूं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। एरिया मैंने बढ़ा दिया, ये देखो और ये देखो, एरिया मैंने बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से जा पाएंगे। इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन को तंगी से जाना पड़ता था, इधर उधर करके जाना पड़ता था। बट अभी हमने एरिया बढ़ा दिया, अगर एरिया बढ़ा दिया है तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकेंगे। सो वी कैन से दैट अगर एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दैट इज इट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं बताऊं आपको, ये लेंथ थी, अगर इतनी लेंथ थी तो जो भी पास हो रहा होगा। बट अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, एरिया उतना ही था बट लेंथ अगर बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए सेम रास्ता ही है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक ही पर्टिकुलर एरिया से उसको क्रॉस आउट करना है तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। तो मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एरिया, मोर इज द एरिया लेसर इज द रेजिस्टेंस, एंड लेसर इज द एरिया मोर इज द रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं एरिया को डबल करूं, अगर 2 टाइम्स एरिया करूंगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ, हाफ हो जाएगा। और अगर मैं एरिया को हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा डबल, ठीक है। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। थर्ड थिंग जो है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर, नेचर यानी वो मटेरियल कौन सा है। अगर वो गुड कंडक्टर है तो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, अगर वो पुअर कंडक्टर है तो थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, अगर वो इंसुलेटर है तो और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी तीसरा हो गया नेचर ऑफ अ कंडक्टर, कि वो अगर ज्यादा है तो गुड कंडक्टर है तो कम रेजिस्टेंस, बैड कंडक्टर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। सम मटेरियल्स ऑफर्स लो रेजिस्टेंस एंड सम हैव द हाई रेजिस्टेंस। तो इसी के बेस पे हमको एक फॉर्मूला मिलता है, ये और ये इक्वेशन जोड़ के। अपनी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आर प्रोपोर्शनल टू एल। अपनी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूं तो आर तो लेफ्ट साइड पे है ही, प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। ये एल तो ऊपर है इसलिए ऊपर लिखा, अरे 1 अपॉन ए, 1 इंटू एल करूंगा तो 1 रहेगा, नीचे आ जाएगा ए। अगेन टू रिमूव द साइन ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी वी पुट ए कांस्टेंट टर्म, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो है ना ऊपर ही है बट मैं लिखा जरा बड़ा। ये क्या है बच्चों, दिस सिंबल इज कॉल्ड रो, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। और ये है क्या, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको बोलते क्या है, ये रॉ को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इट इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है ये रॉ है। व्हाट इज रॉ, रॉ इज अ कांस्टेंट टर्म जो हमने यूज किया है हर एक मटेरियल का पर यूनिट लेंथ। जैसे सपोज के मैं अगर कॉपर ले रहा हूं, इतनी लेंथ का कॉपर ले रहा हूं और इतनी लेंथ का मैं क्रोमियम ले रहा हूं। ये कॉपर है और ये सपोज निकल है, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। अगर सेम एरिया सेम लेंथ का मैं ले रहा हूं तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग होगी। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। और ये रेजिस्टिविटी चेंज होती है। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी में भी चेंज आ जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था। अगर मैं इस कॉपर रॉड को हीट करूंगा तो जो एटम्स है कॉपर के वो एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली और भी मूव कर पाएंगे।
यानी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन से रेजिस्टिविटी गेटिंग लो। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और नेचर पे भी डिपेंड करती है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में एक और चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और भी डिटेल में इसमें समझाता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला था लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, लेसर द लेंथ लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया यानी कि जो एरिया है उसका, ये देखो जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, more the area lesser is the resistance, lesser is the area more is the resistance, तो inversely proportional है। तीसरा आता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, सम ऑफ द मटेरियल्स ऑफर्स गुड कंडक्ट आई मीन लो रेजिस्टेंस, सम ऑफ द कंडक्टर्स ऑफरिंग हाई रेजिस्टेंस। तो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो नेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। एंड फोर्थ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एरिया बढ़ेगा यानी गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएंगे एंड फ्रीली मूव कर पाएंगे यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव सीन द कन्वर्जन ऑफ दिस टू फॉर्मूला। आर प्रोपोर्शनल टू एल था, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए था, मैंने इसको कंबाइन किया, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। व्हाट इज दिस रो? Rho is the constant of proportionality. And what is this rho called? It is called resistivity. And what is this resistivity? तो resistivity को मैं डिफाइन कर देता हूं। Resistivity rho, what is this? It is the property resistance of a conductor. It is resistance of a conductor of unit length and unit क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जैसे मैंने बताया कि कॉपर और निकल अगर मैं सेम एरिया और सेम लेंथ का ले रहा हूं तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला मुझे चाहिए, रो को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो रो को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो ये ए कहां जाएगा? ऊपर। आर के मल्टीप्लाई एल कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। तो रो की एक यूनिट भी मुझे मिल सकती है। रेजिस्टेंस क्या है? रो की यूनिट क्या आएगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया 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 मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया हम लोग कैसे मेजर करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड यानी मीटर स्क्वायर, और लेंथ नीचे खाली है यानी कि सिर्फ मीटर, तो 1 मीटर यहाँ पे गया तो ओम मीटर। तो रो की जो यूनिट है वो क्या है बच्चों? ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। तो दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस अलग है एंड रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे भी एरिया पे भी, बट रेजिस्टिविटी जो है पर्टिकुलर गिवन एरिया, गिवन यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर पे कि वो मटेरियल कौन सा है, कॉपर निकल आयरन क्रोमियम मैग्नीशियम कौन सा मटेरियल, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ और भी है, तो लेट्स सी। The resistivity of the material does not depend on its length or thickness, but it depends upon the nature of the substance and temperature. तो resistivity लेंथ या तो थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे, जबकि रेजिस्टेंस ये चार चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। It is the characteristic property of the material of the conductor and varies only if the temperature changes.
एक पर्टिकुलर मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर सच एज ग्लास, रबर, एबोनाइट एक्सेट्रा, जो इंसुलेटर्स होते हैं जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, हैज अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी ऑफ पावर 10 to the 12 to 10 raised to 17 ओम मीटर। 10 raised to 12 to 10 raised to 17 ओम मीटर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब इतना सारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होगी नहीं। While conductors having the very low resistivity 10 raised to -8 to 10 raised to -6। तो आप ये लोग याद रख सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं, 10 to the power 12 to the 10 to the power 17 ओम मीटर का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और गुड कंडक्टर जो होते हैं वो 10 रेज टू -8 टू 10 रेज टू -6 ओम मीटर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एलॉयज जो होते हैं बच्चों, एलॉयज, एलॉयज जैसे कि हमने देखा था निक्रोम, ओम्स लॉ की एक्टिविटी में हमने निक्रोम देखा था। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो एलॉय जो बनते हैं दो या तीन मेटल से बनते हैं। सपोज के यहाँ जो एलॉय है Fe, देन क्रोमियम, देन निकल एंड मैंगनीज, इन चार से बना हुआ है। आयन, क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। अब आयन की जितनी रेजिस्टिविटी होगी ना, उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी ये निक्रोम की होगी, भले आयन भी इसमें। दैट मीन्स व्हेन वी कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट यूज इन द एलॉय, इंडिविजुअल कंपोनेंट की रेजिस्टिविटी कम होगी। जबकि एलॉय जो बन के तैयार होता है, निक्रोम है, ब्रास है, देन ब्रॉन्ज है, ये सब एलॉय हैं। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। आयन होता है ना, आयन, उसके नीचे जो मेटल होता है ना वो सिल्वर नहीं होता है, वो इसी टाइप का होता है, यानी एलॉय होता है किसी तरह का। टंगस्टन जो है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ होता है पता है बच्चों? बल्ब में। बल्ब का जो वायर होता है ना अंदर, वो टंगस्टन का होता है। अब आप सोचो कि बल्ब जलता कैसे? बल्ब जलता कैसे? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट होता है। वो बल्ब के अंदर देखना आप लोग, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट इतनी ज्यादा होती है ना कि वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। बट अंदर का वायर जो होता है वो जलता नहीं है, वो हीट प्रोड्यूस है, हीट की वजह से इतनी सारी लाइट देता है वो। तो बल्ब जो होता है ना, वो येलो कलर का बल्ब जो होता है वो 100 वॉट्स का, उसकी मैं बात करूँ, उसमें देखना ऐसे अलग अलग इस टाइप से होगा, ऐसा ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो टंगस्टन से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया ये। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। हमने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पे। हमने आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कवर किया। अभी इसके बाद हम लोग एक वीडियो में हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू वीडियो ही रखेंगे, तो उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग ओम्स लॉ, रिगार्डिंग रेजिस्टेंस एंड रिगार्डिंग रेजिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके। So continuing this chapter 12, that is a numerical. Today we are going to see. Uh, Let me write some formulas which you will be needed to solve the numerical. हमने अभी तक करंट के बारे में देखा, चार्ज के बारे में देखा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा, हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखा, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, हमने रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला देखा। तो एक बार सारे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। सबसे पहले चार्ज Q equal to N into E, then current I equal to Q by T, then voltage V equal to W by Q, then ohms law V equal to IR, इसके ऊपर से R इक्वल टू हमने देखा था V बाई आई, और I इक्वल टू V बाई आर, दोनों इसी के ऊपर से फॉर्मूला आती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सीन रेजिस्टेंस का रो L बाई ए, और रो की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आर ए बाई एल। तो इतनी फॉर्मूला अभी तक हमने देखी है, और इन्हीं के बेस पे हम लोग 6-7 न्यूमेरिकल
सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला साइड पे लिखी है, तो इसको अच्छे से आपको देखना भी है और साथ साथ में हम लोग न्यूमेरिकल करते भी जाएंगे। आज हम लोग टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। 12.1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो 12.1 टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन लिख के यहाँ पे पूरा का पूरा लिखूंगा नहीं। करंट ऑफ 0.5, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, फिलामेंट यानी बल्ब होता है, of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. करंट दिया है, टाइम दिया है और चार्ज पूछा है हमको कि चार्ज यानी कि Q की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है। करंट कितना दिया हुआ है 12.1, करंट कितना दिया है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 10 मिनट्स दिया हुआ है। 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेकंड्स में, तो 10 इंटू 60 600 सेकंड्स। टाइम को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमको फाइंड करना है क्यू। क्यू 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 फाइंड करना है। तो वी आर नोइंग द फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये रही फॉर्मूला सेकंड वाली। तो इसके हिसाब से क्यू क्या हो जाएगा, ये टी वहां चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। आई कितना है 0.5 है और ये कितना है 600 है। मैं इसको 5/10 लिख देता हूँ इंटू 600, ये एक जीरो गया, 6×5 = 30 और एक और जीरो यानी 300 कूलम्स। 300 कूलम। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, एक दो लाइन का ही हो गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसी के नीचे क्वेश्चंस में, ये पेज नंबर 200 पे था, उसी के नीचे क्वेश्चन में भी है न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। मैंने उस दिन बताया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वी आर नोइंग Q इक्वल टू NE, तो हमको N फाइंड करना है, तो E नीचे चला जाएगा, Q बाई E। Q कितना है 1, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1 कूलम था, ये भी कूलम था, कूलम कूलम चला जाएगा, ये 16, पहले तो 19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा और ये नीचे 16 अगर मैं करूं तो ऊपर हो जाएगा। अब देखो यहाँ में एक बढ़ा था तो यहाँ -20 हो जाता, वो 20 ऊपर जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे एक काम करो लिख ही देता हूँ -1 और फिर वो -1 और ऊपर जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा 20/16। और थोड़ा इसको कैलकुलेशन इजी करते हैं। 10⁻20 में थोड़ी लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ 100, 2 जीरो निकाल देता हूँ तो 10⁻18 बचा और ये 16, और अब 16 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो मुझे आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको याद रखना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल 12.2 पे, पेज नंबर 202 पे है। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। जैसे जो दिखते जाओ लिखते जाओ, चार्ज कितना है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, V कितना है 12 वोल्ट। तो हमको क्या फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे वर्क डन। तो ये रही अपनी फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई क्यू। V इक्वल टू W बाई क्यू, हमको W चाहिए तो V यहाँ चला जाएगा, तो W, ये Q यहाँ चला जाएगा, तो V इंटू क्यू। तो W इक्वल टू क्या हो गया, V कितना है 12 और Q कितना है 2। 12 टूजा करने की जरूरत होती ही नहीं है, मुंह पे ही आंसर आता है 24 जूल्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। इसी के नीचे क्वेश्चन में एक और न्यूमेरिकल है, करते ही जाते हैं साथ में तो आपको भी क्या आइडिया आएगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच यानी कि 1 कूलम ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट, सेम यही फॉर्मूला, W इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना है 6, चार्ज कितना है 1,
6 जूल्स। बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। चलो, नाउ ओम्स लॉ के एक दो न्यूमेरिकल, तो ये हो गया ना आपका। चलो, एग्जाम्पल 12.3। 12.3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। वोल्ट कितना है? 220। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको? 1200 ओम दिया हुआ है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। यह अलग सवाल है और पहले वाला अलग है। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। V दिया है, R दिया, हमको करंट फाइंड करना है। करंट के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है, I इक्वल टू V/R। V कितना है? 220। वोल्ट कितना है? सॉरी, रेजिस्टेंस कितना है? 1200। इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो आएगा 0.18। 0.18 करंट आएगा। किसका था ये? तो बल्ब का था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर है, ये ए वाला था, बी वाला। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम। V कितना है? 220, और रेजिस्टेंस कॉइल का कितना है? 100 ओम। सिंपल, यहाँ पे भी हमको क्या करना है? I फाइंड करना है। I क्या होता है? V/R होता है। V कितना है? 220 है, और ये कितना है? 100 है। ये एक जीरो हो गया, 22/10 करूंगा तो 2.2 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.3 न्यूमेरिकल। अब 12.4 की बात करते हैं। A potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. Potential difference कितना है? 60 वोल्ट। तब करंट कितना ड्रॉ कर रहा था? 4 एम्पियर। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए 120, तब कितना करंट ड्रॉ करेगा? तो सबसे पहले हीटर ही है, वही अप्लायंस है, तो जो अगर सेम अप्लायंस है तो सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वो देगा। तो रेजिस्टेंस कितना है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। वी आर नोइंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V/I। ये रहा आर इक्वल टू V/I ओम्स लॉ। V कितना है? 60, I कितना है? 4, क्या आएगा? 15 ओम। R कितना आ गया बच्चों? 15 ओम। ये 15 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया हीटर का। अब हमको क्या पूछा है? क्या इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, if potential difference is increase to 120 वोल्ट, तब करंट कितना होगा? तो करंट फाइंड करने के लिए I इक्वल टू V/R। अब करंट फाइंड करना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया गया है तो अब ये V की वैल्यू कितनी लेनी है हमको? 120, और उसी रेजिस्टेंस का कितना है बच्चों? 15 है, यानी क्या आएगा? 8 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर। तो अगर 60 वोल्ट था तो करंट 4 एम्पियर दे रहा था, तो रेजिस्टेंस पहले फाइंड किया 15। तो अगर सेम, अगर वोल्टेज बढ़ा दे 120 कर दे तो करंट कितना होगा? तो ये इसको हम लोग है ना एक नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, ठीक है। ये हमको पता है, ओम्स लॉ में दिया है। V1 कितना है? 60 था, तो ये कितना था? 4। 60 में 4 था तो 120 हो जाएगा, तो कितना होगा? ये ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेथड वाइज तो यही दिखाना है आपको। तो सिंपल, ये ऊपर जाएगा 120 इंटू 4 और ये 60 नीचे आ जाएगा, ये कैंसल होगा 2, दैट इज 8 एम्पियर। तो वैसे भी 8 आएगा, ये भी आएगा, बट ये हमको ओरल कैलकुलेशन होगा तभी करना है, अदरवाइज नॉट नीडेड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 12.4 तक है।
अब सबसे खतरनाक वाला न्यूमेरिकल है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिया? चलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है ये 12.5 वाला, ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L, 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 26 ओम है। टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर खाली बताया हमको। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, वायर का जो डायामीटर, उसको डी लिखते हैं, वो 0.3 mm है। हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना, लेंथ है ना, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.3 mm में इसको मैं पहले तो 3/10 लिख देता हूं, और ये m के लिए, इस m के लिए मैं लिख देता हूं 10⁻³ -3, सॉरी, mm है ना, तो जो मिलीलीटर था, मिली का वैल्यू क्या था? -3। ये 10 ऊपर जाएगा, यानी एक और माइनस में जाएगा, यानी 3 × 10⁻⁻4 मीटर हो गया डायामीटर। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गए हमारे पास। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर? और अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी है, तो वो हमको टेबल टेक्स्ट में दिया है, उसमें से कंपेयर करके दिखाना है हमको। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो हमको दिखानी है। चलो, अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रॉ इक्वल टू RA/L। तो रो इक्वल टू RA/L। अब हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, ध्यान से करेंगे, ये सम को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर कितना है? 26। ए बच्चों, ए के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है πd²/4। ये आपको याद रखना है, πd²/4 एरिया होता है, और एल कितना है? 1 है। चलो, मैं ये स्टेप को कैंसिल करके आपको मैं पहले बता ही देता हूं कि एरिया कैसे लेते हैं। अब अपना जो फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो L/A है। ठीक है, तो ए क्या है इसमें? एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? πr²। एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? πr² एरिया। ठीक है, अब ये जो πr² है, मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब ये πr² क्यों लिया मैंने? अब देखो इस चीज को, एरिया क्या होता है? ये वाला। अब आप देखो, ये पेन है, ये वायर है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये है, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? सर्कल है। दिखा आपको? ये क्या है? सर्कल है। वायर एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर है, तो ये क्या है? सर्कल है। इसलिए मैंने क्या लिखा? πr² एरिया इसका लिखा है। अब ये r² है। ठीक है, r की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? r के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, d/2, और ये होल स्क्वायर है। r के लिए मैं डायमीटर का हाफ होता है ना, अब इसको एक्सपांड कर दूंगा मैं, तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा? d², और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो एरिया का मुझे फॉर्मूला क्या मिलता है? πd²/4। तो ये आपको एरिया ए की जगह लिखना है इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये इस तरह से लेके आए, ये सब दिखाना नहीं है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में ये साइड का है, न्यूमेरिकल में क्या दिखाना है? तो आपको सीधा रॉ इक्वल टू RA/L। तो रो इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? πd²/4, और यहाँ पे एल नीचे है, ये एल भूल मत जाना, बहुत बार भूल जाते हैं। सो आर कितना है? 26। पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14,
चलो 22/7 ले लेते हैं। और डी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर पूरा। तो 3 × 10⁻⁴ होल स्क्वायर, ये अपॉन ये एल कितना था यहाँ पे 1, और नीचे एक 4 भी है। ये सारी वैल्यू भूलना मत नीचे। 22/7 मैंने पाई लगाया, 4 ये वैल्यू थी उसकी लगाई, और ये नीचे एल था, एल कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 26 × 22, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये पावर डबल होता है, 4 का स्क्वायर 16 मत लिख देना, पावर डबल होता है, तो -8 अपॉन यहाँ 7 4 जा नीचे 28। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हमको करना है। चलो, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो 28, पहले तो ये 14 इसको कट करेंगे 2 से, ये 11 से जाएगा, ये जाएगा 7 से, और ये जाएगा 13 से। 13 × 11 × 9, और नीचे 7 है, तो 13 × 11 करेंगे तो 141, एंड 141 × 9 करेंगे तो आएगा 1287 × 10⁻⁸ अपॉन 7। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड भी करेंगे हम लोग, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 183.84 × 10⁻⁸। अब हमेशा याद रखना बच्चों, डेसिमल हमेशा पहले डिजिट के बाद ही रखना है। तो हम लोग 2 डेसिमल लेफ्ट में जाएंगे, 2 डेसिमल लेफ्ट में जाएंगे यानी 10⁻² पावर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 1.8384 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻²। ये 2 क्यों लगाया, 2 डेसिमल मैंने लेफ्ट में किए। अब -8 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1.8384 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये हो गया अपना रो। और इसको अगर आप टेबल से कंपेयर करोगे, टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है रेजिस्टिविटी का, तो ये जो है पेज नंबर 207 पे दिया हुआ है। ये टेबल की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है हमको, बट ये जो वैल्यू आई हमारी 1.8384 इंटू 10⁻⁶, वो किसकी रेजिस्टिविटी है, तो वो है मैंगनीज की। ये किसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों, मैंगनीज की है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे फॉर्मूला आया मैंने आपको वो बताया, एग्जाम में खाली इतना करना है, और ये कैलकुलेशन आपके हिसाब से धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको 10 बार सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया ये न्यूमेरिकल है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और सम 12.6, a 4 ohm resistance wire is doubled on it। रेजिस्टेंस है कितना है 4 ओम, दो रेजिस्टेंस आएंगे इसलिए। एक वायर है, 4 ओम वायर है, ये एक वायर है, इज डबल्ड ऑन इट, डबल उसके ऊपर कर दिया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक 4 ओम वायर है, उसको डबल कर दिया हमने। व्हेन द वायर इज डबल ऑन इट, इट लेंथ बिकम हाफ एंड द एरिया वुड बी डबल। सपोज ये लेंथ L1 थी, इतनी लेंथ, अब इसको डबल कर दिया, डबल यानी फोल्ड कर दिया। ठीक है, जैसे ये एक पूरा वायर था, ठीक है, ये कंप्लीट वायर है, ये अपना लेंथ L1 है ओरिजिनल, 4 ओम रेजिस्टेंस जो दे रहा था। अब इसको क्या किया, डबल कर दिया, डबल यानी बीच में से ऐसा कर दिया, ऐसे हो गया। तो लेंथ कैसी हो गई बच्चों, हाफ। लेंथ जो इतनी थी वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। और एरिया जो इतना सिंगल था वो अब कैसा हो गया, डबल। तो A1 जो था वो यही था, L2 जो हुआ वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया।
और A2 जो था वो डबल द A1 हो गया, और लेंथ जो था L2 जो है वो हाफ ऑफ दी L1 हो गया, हाफ ऑफ दी L1 हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ L1, सॉरी ऊपर लिखूंगा इसको, हाफ ऑफ L1 हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा, अब ये जो वायर मुड़ गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या सेम रहेगा, नो इट विल नॉट बी सेम, इसका चेंज हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो था फॉर्मूला R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1, पहले की बात कर रहे हैं, मटेरियल सेम था इसलिए मैं यहाँ पे रो नहीं लिखूंगा, रो 1 नहीं लिखूंगा, मटेरियल तो सेम था। तो इसमें से मुझे रो की वैल्यू क्या मिलेगी, रो इक्वल टू RA A1 अपॉन L1, ठीक है। नाउ R2 क्या है बच्चों, रो L2 अपॉन A2, हमको सेकंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रो की वैल्यू यहां से हम लोग लिख देंगे, रो सेम है, रो कितना है R1 A1 अपॉन L1 इनटू ये L2 तो यहाँ पे है और A2 यहाँ पे है। अब L2 और A2 की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे, L2 कितना है, पहले तो है रो 1, सॉरी R1 कितना है यहाँ पे 4 ओम, A1 और L1 को छेड़ेंगे नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे, कट होने वाले हैं। L2 L2 कितना है हाफ ऑफ L1, और A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही 2A1, तो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं, चलो ये आपको दिखेगा नहीं, नीचे लिखता हूं 4 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू हाफ L1 इंटू 1 अपॉन, सॉरी ये A1 सॉरी A2 तो नीचे ही था, तो A2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन, ये A2 की वैल्यू 2A1 थी। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, A1 गया, L1 गया, ये 2 जा और ये 2 जा, यानी क्या बचा 1 ओम। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 1 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तुमको ये याद रखना है फॉर्मूलाज कौन सी कहाँ अप्लाई हो रही है, और 12.5 वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे न्यूमेरिकल को रिवाइंड कर करके बार बार देखना, और जब भी न्यूमेरिकल करो उसको लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।